कल कुछ हुआ था और वहां से आप यहाँ से ध्यान दीजिए, नंबरिंग पर ध्यान न देते हुए सवाल की शुरुआत करते हैं। 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 40,000 रुपया की राशि कितनी 40,000 रुपया की राशि कितनी हो जाएगी यदि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। मतलब आपने किसी से कर्ज लिया, कितना 40,000 रुपया। कितना लिया आप? 40,000 आपने लिया। कितना? 40,000। आप किसी से आप किसी से कर्ज लेते हैं तो वह जो है वह ऑलरेडी 100% होता है, 100%। ठीक है। अब कह रहा है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब अगर आप नहीं चुकाते हैं, अगर आप यह राशि नहीं चुकाते हैं तो आपको एक साल में 20% ज्यादा देना पड़ेगा। माने 20% ज्यादा आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 100 लिया है तो आपको 120 देना पड़ेगा। यही ना मतलब हुआ। 20% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होता है? मतलब आपने 100 रुपया किसी से कर्जा लिया है तो आपको 120 रुपया चुकाना होगा अगले साल। तो मान 40,000 है, ये मान लेते हैं कि अपने आप में कितना है? 100 है, लेकिन हमें चुकाना पड़ेगा कितना? 120 पहले साल में। अगर मैंने पहले साल में भी नहीं चुकाया तो ये भी पूरा माना जाएगा कि अपने आप में क्या है? 100 है। क्या है? अपने आप में 100 है। और फिर हमें 20%, माने प्रत्येक साल हमें 20% अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो फिर अगले साल हमको कितना देना पड़ेगा? 120 देना पड़ेगा। ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लो, इसको काट दीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कि 2 वर्षों में कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। दो तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको बेहतर लगे। यह कट जाएगा, यहां से यह कट जाएगा। ठीक है। अब इस सबको गुना कर दीजिए। यह गुना करके देखो कितना आएगा। 120 में 120 से गुना कीजिएगा, 144, 2 गो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ डबल जीरो, 16, 56, 1 57, 57,600 आपका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका उत्तर होगा, 57,600। अगर यह व्यक्ति 40,000 रुपया लेता है तो यह 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार, इसमें लिखा नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार जो है यह बाद में 2 वर्षों के बाद 57,600 रुपया चुकाएगा। यह एक कंसेप्ट हो गया। इसमें इस कंसेप्ट में क्या किया गया कि 40,000 रुपया लिया है तो कोई भी चीज आप फर्स्ट बार लेते हैं, एक कलम लिया गया अपने आप में 100% होगा। कोई पैसा लिया गया, यह अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। तो आपने इसको 100 मान लिया तो बटा में 100 लिख दिया गया। चूंकि एक साल के बाद हमें 20% फिर नहीं देंगे तो अगला साल 20% लगेगा। तो 100 का चीज हम मान लेते हैं, अगला साल हम नहीं दे रहे हैं तो 120 रुपया लेगा वो। माने 100 वाला जो है वो अगले साल 120 देना पड़ेगा। फिर ये अपने आप में मान लेते हैं 100 है, फिर नहीं देंगे चूंकि 2 साल नहीं, 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं। फिर हमको दूसरा साल भी 120 देना पड़ेगा। एक कैलकुलेट करके आ गया 57,600। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं, इसका कोई डायरेक्ट सूत्र भी होना चाहिए था, तो एक सूत्र होता है जो आप बेसिकली आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो आप क्या कर दीजिएगा, 40,000, इसका सूत्र होता है P इंटू, मैं सूत्र लिख देता हूं पहले, P इंटू 1+R/100 के पावर n। यह जो है आपका A क्या है? A आपका मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपया किसी व्यक्ति से उधार लिया। कितना रुपया लिया? 100 रुपया किसी व्यक्ति से आपने उधार लिया। फिर आपने क्या किया कि उसको 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद आपने 150 रुपया दे दिया। जरा समझिएगा, आपने 100 रुपया लिया था लेकिन 2 वर्षों के बाद उसको शुद्ध ब्याज मिलाकर 150 रुपया आपने दे दिया। तो जो आपने 2 वर्षों के बाद जो टोटल राशि जो दिया, जो आपने चुकाया, वही है मिश्रधन, जिसको हम लिखते हैं ए से। जो आपने कर्ज लिया उसको लिखते हैं पी से। ठीक है। तो अब यहां पर सूत्र आपका हो जाएगा A बराबर P इंटू 1+R/100 के पावर n। तो यह हो जाएगा 40,000। 1+R का मतलब 20 बटा में 100 हो जाएगा, n की जगह 2 हो जाएगा। एक काट सकते हो, 20 बचे 100 हो जाएगा। ये 40,000 हो जाएगा, गुना में भिन्न का कीजिए। 5 में 1 से गुना तो 5 हो जाएगा, 5 है 6 बटा में क्या है 5। कितना बार लिखना है? 2 बार। 6/5, 6/5। अब इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा, 8 × 40, 800। यह काटिएगा 160 आ जाएगा। ये आपका, जैसे 40,000 था
एक जीरो और है, तो आपका 1600 आ गया और गुना में आ गया कितना 36 हो जाएगा ना। तो गुना कर दीजिए, 16 में 36 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा यही 57,600। तो मैंने दो तरीका बताया, जो तरीका आपको बेहतर लगे आप उससे बना सकते हैं। 57,600 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सवाल समझिएगा, करे कि धन राशि को दोगुना होने में कितना समय लगेगा यदि धन राशि 9.09% प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई है ना। तो आप जानते होंगे समय बराबर होता है, समय बराबर, अगर आपको समय निकालना है तो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूं, समय हमको निकालना है, करे कितना वर्ष में दो गुना हो जाएगा, कितना गुना कर रहे हैं दो गुना, कितना गुना दो गुना, एक इससे कम कर देना, जितना गुना कहेगा उससे एक कम कर दीजिएगा, एक हो जाएगा गुना में 100। कहे कितना गुना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, दो गुना कहेगा तो एक कम करो, हो गया एक। अगर तीन गुना कहेगा तो एक कम, सब में एक ही कम करना है। तीन गुना कहेगा तो दो लिखिएगा, दो गुना कहेगा तो एक लिखिएगा, और चार गुना कहेगा तो तीन लिखिएगा। तो दो गुना कर रहे हैं तो एक, और गुना में लिखना है 100, और बटा में आपको कुछ नहीं करना है, जो ब्याज है ना इसको लिख दो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 11,999, ये अप्रोक्स जो है लगभग इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 11 वर्ष आ जाएगा। कितना हो जाएगा, लगभग इसका मान आ जाएगा 11 वर्ष। इसका सही उत्तर यही होगा। जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कितने वर्ष में दो गुना, चार गुना, पांच गुना हो जाए, कितने वर्ष में, कुछ मत करो, आप जितने वर्ष कह रहा है ना, जितने कितने वर्ष में, दो गुना कहेगा एक कम करना है, तीन गुना कहेगा तब भी एक कम करने माने आपको कम करना होगा। और गुना में 100 लिखिएगा, बटा में 10 लिख दीजिएगा, काट दीजिएगा ना तो आ गया। अप्रोक्स काटिएगा तो अप्रोक्स लगभग जो है 11 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आशा कर रहा हूं कि आप कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। ये देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि रेलवे को जो है माना कि करके चुका करके निकाल लें तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपके पास एक बढ़िया टेक्निक्स होना चाहिए, एक थ्योरेटिकल ट्रिक्स होना चाहिए जो एकदम किसी भी सवाल पर लागू करे। अब ये नहीं कि एक सवाल पर लागू करे और अगला सवाल पर लागू ना करे। टेक्निक्स का मतलब होता है एक ऐसा थ्योरी से निकाला हुआ इतना शॉर्ट फॉर्म जो आराम से किसी भी सवाल में उस टाइप का रखें तो आराम से सवाल बनने लगे। सवाल देखो क्या कर रहे हैं, 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। एक ट्रेन है, वह 10 सेकंड लगाती है एक स्थिर वस्तु को पार करने में। यदि ट्रेन की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से 10 सेकंड लगता है, समय लगता है इतना लंबा। देखो, अगर कोई खंभा है, कोई एक खंभा है, ठीक है, अगर इसको पार करना चाहती है, ट्रेन इस खंभा को पार करना चाहती है, तो इसको पार करने का मतलब क्या, वो अपने पूरे लंबाई को इस खंभा के उस पार कर देगी तब ना इसको कहेंगे कि पार कर गई। मतलब दूरी अगर निकालना है, दूरी का मतलब यहां पर है कि रेलगाड़ी की लंबाई। अगर कहा जाए कि कोई रेलगाड़ी जो है खंभा को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपने ही लंबाई को पार कर रही है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी अर्थात जो दूरी हो जाएगी, वो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल कितना है, 25 है, 25 चाल है, और समय लग रहा है कितना 10, तो 25 में 10 से गुना कर दीजिएगा तो 250 आ जाएगा मीटर में, 250 मीटर। आपका इसमें उपयुक्त उत्तर आ रहा है 250 मीटर। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यही मैं एक और कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, यह प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यह प्लेटफॉर्म है, अगर रेलगाड़ी की लंबाई दिया हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हो, मान लो कि प्लेटफॉर्म 100 मीटर है, ठीक है, और कोई ट्रेन आ रही है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, और यह है रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई मान लो 200 मीटर है, इसकी लंबाई 100 मीटर है, ठीक। रेलगाड़ी की चाल ऑलरेडी मान लेते हैं कि 20 मीटर प्रति सेकेंड है,
कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। तब कहा जाए कि रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगी। हम पार करने का मतलब इसलिए समझा रहे हैं कि आपको यह कंसेप्ट बताया जा सके किसमें लंबाई नहीं जुटेगा, किसमें लंबाई का ध्यान रखना है, यह बात समझिए। देखो रेलगाड़ी जो है 200 मीटर, प्लेटफॉर्म है 100 मीटर। अगर रेलगाड़ी इसको पार करती है तो यह रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या क्या पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। मतलब तब हम टोटल, अगर हमें समय निकालना होगा ऐसे कंडीशन में कि 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना सेकंड में पार कर जाएगी, अगर बात ऐसा हो तो हमें टोटल डिस्टेंस पर ले लेना होगा। कितना, 200 और 100 मिलकर 300 हो जाएगा। टोटल दूरी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है, तो टोटल दूरी हो जाएगा 300 और चाल हो जाएगा 20। एक कटेगा तो हो जाएगा 15। कितना सेकंड में, 15 सेकंड में। कितना हो गया, 15 सेकंड। लेकिन यहीं पे एक सवाल आ जाए, ये तो बात आपने समझा कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करेगी, लेकिन सवाल थोड़ा सा बदल जाए और सवाल यहां कह दे खंभा को पार करना है। किसको पार करना है, खंभा को। तब समय कितना लगेगा, तब तो चिंता मत कीजिए, बन गया। समय निकालना है, खंभा को पार कर रही है, खंभा की लंबाई नगण्य ले लेते हैं, केवल रेलगाड़ी अपने लंबाई को पार कर देगी तो हो जाएगा 200/20 काट कर हो जाएगा 10 सेकेंड। तब वह खंभा को पार करेगी 10 सेकेंड में। कितना, 10 सेकेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया ना। कंसेप्ट में मैंने क्या समझाया कि अगर रेलगाड़ी जो है वह खंभा को पार करे तो दूरी बटा जो चाल लगाएंगे तो दूरी में सिर्फ क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी में क्या लेंगे, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों लेंगे, तब बटा में चाल कर देंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि 12 मीटर और 17 मीटर की ऊंचाई के दो पोल हैं। दो पोल दिए गए हैं, यह देख लो, एक 12 मीटर का है और एक 17 मीटर का। स्पष्ट रूप से यह दो पोल हैं, ठीक है। एक है 17 मीटर और एक है 12 मीटर। मैं चाहूंगा इसको डॉटेड लाइन से मिला दो, यहां ये मिला दिया गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उनके तल के बीच की दूरी, एक ही सीधी रेखा में खड़े हैं, यदि उनके तल के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्ष के मध्य के बीच की दूरी क्या होगी। यह डिस्टेंस दिया है 12। कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब जरा समझिएगा, यह जो 12 है, यह खंभा 12 है तो ये भी खंभा कितना होगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पूरा डिस्टेंस 17 था, यह पूरा लंबाई कितना दिया है 17 और यह 12 है, इसका मतलब यह कितना है 5 है। ये पूरा डिस्टेंस 17 है, यह जो बात मैं कर रहा हूं पूरा खंभा की लंबाई कितना है 17 है और इतना दूर 12 है तो यह कितना होगा 5 होगा। हमें यह लंबाई पूछ रहा है हमसे, यह लंबाई पूछ रहा है कि यह लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो यहां देखो यह 12 है, नीचे 12, ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। यह लंबाई क्या होगा, आप देख सकते हो यह कर्ण हो गया ना, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर और जोड़िया आधार का स्क्वायर, माने 25 जोड़ 144, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कैलकुलेट करेंगे तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13 मीटर। आपका सही उत्तर आ रहा है 13 मीटर। सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको एक कैसा लग रहा है और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं कि क्या चैप्टर वाइज प्रश्न किया जाए, क्या चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं किया जाए या प्रीवियस किया जाए, या प्री के क्वेश्चंस को देखा जाए पहले के क्वेश्चंस को, या फिर चैप्टर वाइज प्रश्न के सब टाइप को बताया जाए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप चैप्टर वाइज प्रश्नों को देखना पसंद करते हैं या फिर आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस जैसे बता रहा हूं यह क्वेश्चन देखना पसंद कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है कि 11 परिणामों का औसत 50 है।
परिणाम 11 है तो औसत इसका 50 है। पहले 6 परिणामों का 49 है। तो देखो 11 परिणाम का औसत 50 है। 11 परिणाम का औसत कितना है 50। तो 11 परिणामों का टोटल योग निकाल लीजिए, हो जाएगा 550। क्लियर है? ये आपका 11 परिणामों का टोटल आ गया 550। फिर कह रहे 6 परिणामों का औसत 49 है। 6 परिणाम है, इसका औसत कितना है 49 है। फिर कह रहे कि अगले अंतिम 6 परिणाम क्या होंगे। अंतिम 6 परिणाम के बारे में पूछ रहे हैं कि अंतिम 6 परिणाम क्या होंगे ना। तो यहां समझने वाली बात होगी, 11 परिणाम हमारे पास मालूम है, 11 परिणाम का औसत क्या है 50 है। तो अब 11 परिणाम का औसत अगर 50 है तो अब हमें यह निकालना होगा कि भाई ये 11 में इससे गुना कर दो 650, 49 का 6 है तो 49 में 6 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 9 छक 54, हाथ में 5 और 24 5 29 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 9 छक 54, हाथ में 5 और 24 5 कितना हो जाएगा 29, 294। जरा ध्यान दीजिएगा, 6वां परिणाम कह रहे हैं यहाँ पे टोटल परिणाम 11 है, पहले 6 का परिणाम औसत 49 दिया हुआ है और फिर इसमें दिया हुआ है कि अंतिम 6 का औसत 52 है। तो फिर 6 का निकाल लीजिए, इसका औसत 52 से कितना हो जाएगा, यह 12 24 1 25 252 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, करे कि 11 परिणाम है, 11 परिणाम है जिसका औसत दिया है 50। तो टोटल जो आपके पास जो मिल रहा है टोटल, वह 11 में 50 से गुना कर लीजिए 550 हो गया। कह रहे कि पहले से 6 का परिणाम 49 है तो 6 गुने 49 निकाल लीजिए 294 हो गया। अंतिम का 6 गो का 52 है, इसका भी कैलकुलेट कर लो 252 आ जाएगा। तो यहाँ 6 शुरुआती का 6 परिणाम, अंत का 6 परिणाम, टोटल ये 12 परिणाम हो रहा है। 12 परिणाम का कितना आ रहा है, 12 परिणाम का टोटल निकालो, 294 और 252 जोड़िए, 4 2 6, 5 और 9 कितना 14, हाथ में 1, अच्छा 2 2 4 1 5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको अगर हम कैलकुलेट कर लिए हैं, सॉरी यहाँ पे गुना मिस्टेक है, 12 30 31 है, 312 है। अब इसको जोड़िए, आप पहले टोटल निकाल लीजिए, 12 परिणाम का निकालिए। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 9 1 10, हाथ में 1 हो जाएगा। फिर 3 2 5 और 5 1 6, बस यहीं से आपका काम हो जाएगा। अब बताइए, टोटल परिणाम दिया था 11 को और पहले का 6 और पहले लास्ट का 6 दे दिया है, तो 12 को परिणाम दे दिया है। 12 परिणाम का 606 है, 11 परिणाम का कितना है 550 है। मतलब एक ऐसा संख्या है जो 2 बार काउंट हुआ होगा। इसीलिए हमें अगर निकालना है छठा परिणाम, छठा माने कोई एक परिणाम, छठा परिणाम अगर निकालना है, परिणाम अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, इस 606 में से 550 को घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 56। क्या उत्तर आ जाएगा 56। मैं इसको विश्लेषण करके बता रहा हूं इसलिए वक्त लग रहा है, नहीं तो अगर आप कंसेप्ट को समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। आप समझ कर देखिए ना, 11 परिणाम कितना है 50 है, 11 का परिणाम 50 है तो 11 गुने 50 हो जाएगा। 6 का कितना है 49 है तो 6 गुने 49 हो गया। फिर 6 का कितना है 52, तो 6 गुने 52 312, तो 6 गो इधर है 6 गो इधर, 12 को परिणाम का टोटल कितना आ गया 606 आ गया। 11 को का है कितना 650, तो जो भी एगो पूछ रहा है 606 में से 550 घटा दीजिएगा तो आपका 56 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां से देखिए क्वेश्चन समझिए। करे कि पी ने 400 रुपया में एक वस्तु को खरीदा और इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। कितना परसेंट के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेच दिया। 400 में खरीदा है, 400 में खरीदा है और इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। करे 460 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी, तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा, कितना माने लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये 400 है तो 400 में खरीदा है और 10% लाभ चाहिए। लाभ का मतलब
कि 100 का किनेगा तो 110 में बेचेगा। तो यहाँ देखो, यह मान लेते हैं जितना में हम खरीदते हैं ना, मैंने कहा कि कोई वस्तु आ रहा है तो अपने आप में 100% है, तो यह अपने आप में कितना है, 100% है, ठीक है। और हमें चाहिए 10% लाभ चाहिए, तो लाभ माने 100 का चीज हम बेचेंगे कितना में, 110 में, ठीक है। तो अब इसे ये तो बेच दिया, कैलकुलेट कर लो, 440 रुपए में बेचा, 440 रुपया में बेच दिया है, ठीक है। अगर वह 460 रुपया में बेचा होता तब उसका लाभ बताना है कि क्या होता। अगर ये कह रहे कि भाई 440 रुपया में तो बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 400 में खरीदा है और वह बेच दिया 10% के लाभ पर, करे कि यदि 460 में बेचा होता तो लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्या होता, तो लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्या होता। तो यहां से भी सीधा कंसेप्ट यहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए। अगर हम ये तो इसका मतलब कि 440 में बेचा है, लेकिन कह रहे कि भाई अगर 460 में बेचा होता तब क्या होता ना। तो 460 में बेचा होता तो कितना प्रतिशत इसको लाभ होता, हमें ये भी देखना होगा, कितना प्रतिशत वृद्धि उसके लाभ में होता। तो यहाँ 400 से, अब देखो 400 से 460 हो गया, लाभ हो गया 60 का, गुना में रखिएगा 100, रखिएगा ना। तो अब यहां से देखिए, अब होगा यह कि यहाँ पे आप लिखते हो कि यहाँ 400 था और 460 में आपने बेचा, दो तरीका है, दोनों तरीका बता रहा हूँ। ये तो पूछता है कि भाई विक्रयमूल, विक्रयमूल की चर्चा करें तो विक्रयमूल आपका 400 का आपने खरीदा है तो इसका मतलब ये आपके लिए 100 है और 110 में बेच दीजिएगा तो विक्रयमूल हो गया 440, माने पहले आपने 440 रुपया में बेचा है। लेकिन अगर आप 460 में बेचते तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो जाती, लाभ प्रतिशत कितना हो जाता, नहीं लाभ में कितनी वृद्धि हो जाती। अब यहां से देखो, ये 400 है और 460 में बेचिएगा तो 60 रुपया लाभ होगा, तो लाभ गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना में किने थे, 100 में। अब ये दोनों से कट जाएगा, ये 15 चौका 60 हो जाएगा। आप 15% यहाँ लाभ कमा रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी निकालने का, सीधा इससे इतना लाभ प्रतिशत मिल रहा है। जरा देखिएगा कि 400 का वस्तु है, 460 में आप बेच रहे हैं, तो आपने 60 रुपया लाभ कमाया, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य, तो एक कट जाएगा तो हो जाएगा 15%। लेकिन पहले इसको मिला था 10%, पहले इसको मिला था 10%, अब मिल रहा है उसको 15%। तो अगर लाभ प्रतिशत यहां तक केवल पूछता, ये वृद्धि न पूछता ना, केवल लाभ प्रतिशत पूछता, तो आप इसका उत्तर क्या बताते, आप इसका उत्तर बताते कि भाई यह जो होगा 15% होगा। लेकिन कह रहे लाभ में वृद्धि कितना, तो लाभ प्रतिशत में वृद्धि कितना, तो वृद्धि कितना का हो रहा है, तो यहाँ 10% था और यहाँ 15% है, तो 5% इसको अतिरिक्त मिल रहा है, माने ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 19 का ए नंबर हो जाएगा। आप सीधा कंसेप्ट आपने समझा कि यहाँ देखो, यहाँ 400 से सीधा 460 में बेच रहा है, तो कितना रुपया फायदा होगा, 60 रुपया होगा। तो अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, तो लाभ गुने 100 हो गया, क्रय मूल्य माने 400, काट दीजिएगा तो 15%, और यहाँ कितना था 10%, तो यहाँ 10% था, यहाँ 15% है, कितना अधिक परसेंट फायदा मिला, 5% का फायदा मिला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर पूछता कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 15। कितना लाभ प्रतिशत पहले की तुलना में कितना वृद्धि किया है, तो पहले 10 था 15 हो गया, 5% का वृद्धि किया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे कि 48,000 रुपया 2 वर्षों में 20% के वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितना मिलेगा। यदि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तब ब्याज पूछ रहा है कि 2 वर्षों में इसका ब्याज कितना मिलेगा। देख लेते हैं कितना मिलना चाहिए ब्याज। अब देखो यहाँ दो कंसेप्ट है जो आपके पास, मैंने बताया कि ए 48,000 है, ठीक है, ए अपने आप में कितना होगा, 100 होगा, कितना होगा भाई, 100 होगा, ठीक। अब 20% इसको शुद्ध लगता है, माने 100 रुपया लिए हैं तो 20 रुपया बढ़ा कर देना होगा, तो 100 का चीज कितना में दीजिएगा, 120 में, फिर ये अपने आप में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर ये बढ़ा कर दीजिएगा 120, 2 वर्ष का था तो 2 वर्ष का हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा कि इसको काटिए, ये जो कट रहा है इसको आपने काट दिया,
ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना होगा, गुना कीजिए ना, तो गुना कर लीजिए। तो गुना जब कीजिएगा तो ऐसे गुना कर लो, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो। 48 में 120 से पहले गुना कर लीजिए, तो 48 से 120 में तो बराबर है 96 हो जाएगा, हाथ में 9 हो जाएगा, और 12 चौक 48, 48 और 9 क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, और गुना में क्या है 12 भी तो है ही, एक बार और गुना होगा, 12 छक 72, हाथ में 7 हो जाएगा, और बरसत 84, और 84 और 7 मिलकर कितना होगा 91, हाथ में 9 हो जाएगा, 12 पचे 60, और 60 9 69, 69,120 रुपया आ रहा है। क्या आपने 48,000 रुपया किसी से कर्जा लिया और आपने उसको दिया 69,120 रुपया, तो यह आपका मिश्रधन हो गया। जो टोटल आपने पेमेंट किया ना वह क्या है मिश्रधन है, लेकिन हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज निकालना है। तो आपने 48,000 रुपया के बदला में आपने खर्च किया कितना 69,120 रुपया, तो 69,120 में से आप 48,000 घटा दीजिए, आपका घटा कर आ जाएगा कितना 21,120 रुपया। इसका मतलब है कि आपने उसको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 21,120 रुपया आपने पेमेंट किया है। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया कंसेप्ट समझ लीजिए, एक बार इसको और कंसेप्ट में समझ लीजिए। 48,000 रुपया कोई उधार लेता है, ठीक है, कहता है कि भाई दो वर्ष में इसका ब्याज ज्ञात कीजिए, अगर 20% वार्षिक ब्याज है तब, तो वार्षिक ब्याज है ये अपने आप में कितना है 100 है, ठीक है, लेकिन ये 100 है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होता है, और 20% वार्षिक ब्याज की दर लग रहा है, मतलब 100 का अगर 100 का है तो वह 120 रुपया वसूलेगा, फिर ये अपने आप में 100 है, फिर वह 120 रुपया वसूलेगा, ऐसे कैलकुलेट करके हमारा आया था कितना 69,120, तो यह आया था मिश्रधन का मान। लेकिन हमें निकालना था क्या ब्याज निकालना था, तो ब्याज निकालना था, तो आपने 48,000 रुपया जो है, आपने 48,000 रुपया कर्ज लिया था, 69,120 दे रहे हो, माने आपको अतिरिक्त कितना लग रहा है, तो आपका आंसर आया था 21,120 रुपया आपने अधिक पैसा दिया है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 21,120 रुपया। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं, अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न समझिए, 20 मीटर एक लंबी सीढ़ी है और दीवार पर है, ये दीवार है और इस पर यह सीढ़ी लगा हुआ है। यह क्या है बच्चों? बच्चों हो, नए विद्यार्थी हो या साथियों हो, देखिए यह सीढ़ी लगा हो और यह सीढ़ी जो है 20 मीटर का है। कितना? 20 मीटर। साथ में कह रहे ऊर्ध्वाधर दीवार की ओर खड़ी है और एक तल से 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंच रही है, यह डिस्टेंस ज्ञात करना है। जरा देखिएगा, यह ज्ञात करना है, तो इसको कहते हैं पी, लंब है, और यह क्या है? कर्ण है, ठीक है, यह लंब इसको कहते हैं और यह कर्ण कहते हैं। तो लंब और कर्ण के बीच संबंध बतलाता है साइन थीटा, तो साइन लगा देते हैं 30, साइन 30 लिख देंगे तो यह हो जाएगा पी, नहीं दिया है, और एच का मान कितना दिया है 20। साइन 30 का सूत्र आपको याद होना चाहिए, साइन 30 का सूत्र होता है 1/2, और पी बटा कितना है 20, ये कट जाएगा 10 हो जाएगा, कैंचिया गुना कीजिएगा इसे तो पी का मान हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। मतलब दीवार पर जहां तक सीढ़ी पहुंच रही है उसका अगर हम मापदंड कहें आपसे तो यह सिर्फ 10 मीटर का है। कितना का है? 10 मीटर का है। तो यह जो है आपने यह देखा क्वेश्चन, और यहां अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न वो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था, अधूरा था, और यह क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। 15 मीटर और 20 मीटर की लंबाई के दो खंभे हैं, एक समतल भूमि पर सीधे खड़े हैं, 15 मीटर है और 20 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर 20 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर, ये दो खंभे हैं, दो खंभे हैं, एक है 15 मीटर और दूसरा है 20 मीटर। लंबाई के दो खंभे एक समतल भूमि पर सीधे खड़े हैं। मैं बता दूं कि यह एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल का सवाल है जो प्रीवियस पेपर से लाया गया है।
20 मीटर, उसके मध्य बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है। तो पूछ रहे शीर्ष के मध्य के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको आप मिला दो। पहले सवाल पूछ रहे कि इसकी लंबाई कितनी होगी, यह लंबाई कितनी होगी। खंभा एक था 20 और एक था 15, तो यह लंबाई अगर 15 है तो ये भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 15। पूरा 20 है तो यह 15 होगा, तो यह कितना होगा? 5 हो जाएगा। और फिर यह 12 है तो ये भी कितना होगा? 12। तो यह शीर्ष के बीच की दूरी अगर पूछे तो क्या होगा साथियों? ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ 144 रूट अंडर 169, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। आपका सही उत्तर हो जाएगा 13। 24 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके लिए यह है। और यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न जितने लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वे लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं या नहीं। बाकी आपको कैसा लगा यह वीडियो? मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। 15 के आसपास प्रश्न करवाए गए और शुरुआत समय में आपको सिर्फ यह टाइप बताए जा रहे हैं। और बहुत ही जल्द आप जब कमेंट कीजिएगा तो बहुत ही जल्द जो है मैं लेकर आऊंगा चैप्टर वाइज प्रश्नों को। ठीक है, और बाकी आपको कैसा यह लग रहा है, आपको एक कंसेप्ट किस प्रकार का लग रहा है, यह हमें जरूर बताइएगा। और जल्दी मिलेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के चैप्टर वाइज प्रश्नों के साथ। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप चैप्टर वाइज प्रश्न पढ़ने के लिए आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन इसका कमेंट बॉक्स में जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं देख सकूं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। और अगर आप नए हैं, कोई बात नहीं, अगले दिन इसमें मुलाकात होगी और ये आपको कंसेप्ट के साथ विद टेक्निक के साथ बताए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं इसी चैनल पर शाम 7 बजे प्रत्येक दिन लाइव सेशन में। धन्यवाद।